प्रश्न पूछे हुए हैं प्रीवियस ईयर में। तो पहला प्रश्न देखो क्या कह रहा है कि एक वर्ग का क्षेत्रफल 15.21 वर्ग सेंटीमीटर है। इस वर्ग का परिमाप सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। अब देखो यहाँ पर प्रश्न आपको पूछा हुआ है और जिन छात्रों का जिनका भी ग्रुप डी का एग्जाम चल रहा है वो छात्र इन प्रश्नों को प्रीवियस ईयर देखकर जरूर जाएं। और ऐसे ही प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ज़्यादा हार्ड प्रश्न नहीं आ रहे हैं। तो यहाँ पर उसने क्या कहा है, तो यहाँ पर वर्ग के बारे में बात किया है। तो वर्ग के बारे में बात किया है तो थोड़ा सा हम वर्ग के बारे में जान लेते हैं कि वर्ग होता क्या है और वर्ग में कहाँ तक आपसे प्रश्न पूछ सकता है। तो सबसे पहले आपको वर्ग में क्या याद रखना है कि वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। और फिर उसके बाद यहाँ पर पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है वो क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है। क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है। और फिर उसके बाद वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप जो होता है वो 4 इंटू भुजा होता है, 4a। ए मैंने भुजा को माना है, a इक्वल टू क्या मैंने यहाँ पर रख दिया, इसका मतलब भुजा है। फिर उसके बाद यहाँ पर वर्ग का विकर्ण आपको याद रखना है कि वर्ग का विकर्ण क्या होता है, भुजा रूट 2 होता है। भुजा रूट 2 विकर्ण किसको कहते हैं, जो ये रेखा गई है। प्रश्न में कहा है कि वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है। वर्ग का क्षेत्रफल तुमको दिए कितना है, 15.21। तो यहाँ हम यहाँ आप निकाल सकते हैं इसका वर्गमूल। तो यहाँ से 1521 किसका वर्गमूल होता है, 39 का होता है। तो इसका मतलब दो संख्या के बाद दशमलव था तो वर्गमूल हटेगा, तो एक संख्या के बाद दशमलव बचेगा। तो हमसे परिमाप पूछा है, वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप पूछा है। तो वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 इंटू भुजा। तो यहाँ पर भुजा आपको पता चल गई है 3.9। तो इसका अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15.6 सेंटीमीटर। ठीक, देखो 9 चौक 36, 4 3 12 3 15। तो ये आपका हो जाएगा सही जवाब। नोट कर लो इसको। आगे प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक चुनाव में कुल मतदाताओं में से 70% मतदाताओं ने मतदान किया। इनमें से 60% मतदाताओं ने उम्मीदवार X को और शेष मतदाताओं ने उम्मीदवार Y को अपना मत दिया। यदि उम्मीदवार Y को 8400 मत मिले तो पंजीकृत मतदाताओं की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। ये आपके सामने प्रश्न है। ठीक, ये प्रश्न पूछा गया था। तो आपका चुनाव से संबंधित देखो प्रश्न है, तो इसको भी आप पैटर्न याद करके जाएं। ठीक, इसका रिवीजन भी कर लें। जैसे हमारा कुल मतदाताओं की संख्या पूछा है तो हमारे अकॉर्डिंग कुल मतदाता अपने परसेंटेज में कितना मानते हैं, 100%। कितना होता है, 100%। जिसमें से कितने लोगों ने मत डाला, मात्र 70%। अब 70% में डाला है और इनमें से मतलब 30% ऐसे थे जिन्होंने मत ही नहीं डाले। कहने का मतलब क्या है कि जैसे आप जानते हो कि एक शहर में मान लो वहाँ की जनसंख्या 6000 है। अब 6000 है, अब चुनाव अगर होता है तो 6000 लोग उस गांव में उपस्थित नहीं होते हैं। कुछ लोग कमाने के लिए इधर उधर चले जाते हैं। तो जिसके कारण वहाँ पर अपने आप में तो 100% वो 6000 होते हैं, लेकिन वहाँ पर मत जो पड़ते हैं मान लो 4000, 3000 या 4500, ठीक, या 5000 पड़े, तो उसी में से कौन हारता कौन जीतता है वो निर्धारित करता है वोट पर। ठीक, तो जिसमें उसने कहा कि कुल में से 70% मत पड़े, लेकिन उसने एक शब्द बोला कि
यहाँ पर कह रहा है कि इनमें से 60% मतदाताओं ने उम्मीदवार एक्स को, मतलब इसमें 60% मतदाताओं ने एक्स को दिया है। तो इसका मतलब इसका 60%, अगर 70 का हम 60% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 42 हो जाएगा। अब शेष कौन पाएगा, वाई ही पाएगा। तो शेष वाई को मिले तो 70 में अगर 42 हम घटा देंगे तो कितना बचेगा, 28 बचेगा कि नहीं बचेगा। अब जिसमें से उसने बोला है कि यदि y को 8400 मत मिले तो यहाँ पर y को कितने मिल रहे हैं, 28% मिल रहे हैं, मतलब 28 वोट मिल रहे हैं, क्योंकि 70 पढ़ रहे ही थे। अब इसको अगर मैं इसको निकाल दूं तो 70 का अगर 60% देखेंगे तो 42, शेष कितना, 28। अब उसने कहा अपने आप में कुल कितने मत पड़े, तो कुल कितने मत होते हैं, चाहे 4000 पड़े चाहे 2000 पड़े, वो अपने आप में 100% होते हैं। तो कुल मतों की संख्या ही हमसे पूछा है। तो कुल मतों की संख्या पूछा है, तो टोटल पूछा, तो यहाँ पर हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो इसका मतलब कितने से चला जाएगा, 8 त्रिक 24, 3 दूनी 6, 6 2 8, मतलब 3 बार पूरा पूरा चला जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 30,000। तो कुल मतों की संख्या कितनी पड़ी, 30,000 पड़ी। टोटल जो वोट है, टोटल वोट जो है वो कितने पड़े, 30,000। आपका सी देखो ऑप्शन आपको दिए है। तो इस तरीके से प्रश्न को आप हल कर सकते हैं। अगला देखो प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है कि वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 1005, 244 और 1343 को विभाजित करने पर क्रमशः 5, 4 और 3 शेष फल प्राप्त होता है। ये प्रश्न है, ऑप्शन है 25, 20, 30 और 15। तो अगर ऐसा प्रश्न अगर आपको आ जाए तो हमेशा क्या करना कि जो भी ऑप्शन दिए हैं आप इसको ऑप्शन से वहां पर करना, बेसिक मत करना, नहीं तो आपका ये प्रश्न छूट जाएगा। कैसे करोगे, जैसे यहाँ पर दिए है 1005 तुरंत लिखा, 244 लिखा, और फिर उसके बाद यहाँ पर दिए है 1343। अब यहाँ पर उसने कहा है कि शेष फल जो बचता है वो 5, 4 और 3 बचता है। क्या शेष बचना चाहिए, 5, 4 और 3। ऑप्शन देखो कौन कौन सा दिए है, 25, 20, 30, 15, 25, 20, 30 और 15। ठीक, अब इसमें हम क्या करेंगे कि इसमें अगर हम देखें कि 25 करें तो 25 चौको 100, शेष 5 बच रहा है, देखो सही है। अगर इसको देखें तो 25 अट्ठे 200 होता है, बचेगा 44। तो 44 है तो 25 से अगर इसको 44 है तो 25 दूना 50 या 25 से कम 25, शेष पर 4 नहीं बचेगा, ऑप्शन आपका गलत। फिर इसको देखेंगे 20 पंचे 100, 5 शेष फल बच रहा है। फिर 20 अट्ठे 200, 20 दूना 40, 40 और 4 44, मतलब 4 शेष बच रहा है। ठीक, 20 से इसको काटोगे तो यहाँ पर अगर हम देखें कि 20 पंचे 100, 20 पंचे 100, और फिर उसके बाद यहाँ पर अगर हम देखें कि 120, अब यहाँ पर बचेगा कितना, 14, 143, तो 2 सत्ते 14 पूरा पूरा चला जाएगा। ठीक, तो बचेगा कितना, 3, शेष फल 3 बच जाएगा। आपका आंसर बिल्कुल सही है। इस तरीके से आपको ऑप्शन से ही प्रश्न वहां करना है, बेसिक नहीं करना है। ऐसे प्रश्न भी आप कर सकते हैं। अगला प्रश्न करा कि एक खुदरा विक्रेता खरीदारों को एक वस्तु पर दी गई छूट स्कीमें प्रदान करता है, निम्नलिखित में से कौन सी स्कीम ग्राहक के लिए सबसे कम लाभदायक होगी। देखो ग्राहक के लिए सबसे कम कब होगी, जैसे 100 की चीज है तो आप ही बताओ, अगर 100 की चीज है और ग्राहक को मैं अगर 30% ऐसे छूट, मैं मान लूँ 20%, 30% और 40%, और मान लो ये 100 की चीज इस पे एमआरपी लिखी है, है ना, एमआरपी लिखी है। अब आप ही बताओ, अगर मैं ग्राहक को 20% दूंगा तो ये चीज कितने की दूंगा, अगर तो आप कहोगे 80%, मतलब 20% का डिस्काउंट देना है अगर, तो मैं ये 80 का दूंगा, तो ये ग्राहक को 80 रुपए की चीज मिलेगी। अगर मैं 30% का दूंगा तो ये 70 रुपए की चीज मिलेगी। अगर मैं इस पर 40% का डिस्काउंट दूंगा तो इसको
ग्राहक को 60% मिलेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जितना ज़्यादा डिस्काउंट हम देंगे उतना ज़्यादा वो प्रॉफिट किसको होगा, ग्राहक को होगा। ठीक, तो इसलिए यहाँ पर अगर मैं देखूँ 34% की अगर मैं छूट दूँ तो इसका मतलब कि तो उसको प्रॉफिट होगा। अगर 37 दूंगा तो इससे ज़्यादा होगा, लेकिन अगर मैं 7 और 27 दो क्रमिक छूट देता हूँ तो इसका मतलब कि तब इसके छूट क्या होगी, तो इसको हम क्रमिक छूट बट्टा भी लगा के आप कर सकते हैं इसको। ठीक, क्रमिक बट्टा। अब क्रमिक बट्टा क्या होता है यहाँ पर समझ लो। क्रमिक बट्टा क्या होता है, तो क्रमिक बट्टा मतलब कि फार्मूला लिख सकते हो a प्लस बी प्लस माइनस ए बी बटे 100। ठीक, अब जैसे एक तो 34% आपको दिए है, दूसरा ऑप्शन आपको दिए है 37 और 8। ठीक, 37 और 8 दिए हैं, और तीसरा आपको दिए 7 और 27। ठीक, ये तो हमको बड़ा लग ही रहा है, इसको अगर जोड़ेंगे तो ये भी बड़ा होगा, लेकिन इन दोनों को जोड़ते हैं, देखें 7 7 14, मतलब ये आपका अगर हम देखें ये हो जाएगा 27। अब छूट है तो इसका मतलब माइनस होगा, तो -7 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 27 इंटू 7/100 हो जाएगा। तो इसको अगर मैं जोड़ूंगा तो इसको जैसे ही मैं जोड़ूंगा तो इसका मतलब 7 7 14 माइनस 34 प्लस अगर इसको करूंगा तो 7 7 49 हो जाएगा, और 7 दूनी 14, 14 4 आपका हो जाएगा 18। तो 1 पॉइंट, अगर 34 में 1.89 भी घटाएंगे तो ये 33 के करीब चला जाएगा। तो इसका मतलब इन दोनों से ये छोटा हो गया, तो इसका मतलब ये छूट कम होगा, तो इसीलिए सबसे कम कौन होगा, आपका सबसे कम यही वाला तीसरा जो आपको स्कीम दी जा रही है 7% और 27% की क्रमिक छूट, आपका डी ऑप्शन इसीलिए बिल्कुल सही है। बात क्लियर हुई, नोट कर लो। अब देखो अगला प्रश्न है 30 नंबर, क्या कह रहा है कि P और Q मिलकर किसी टंकी को 6 घंटे में पानी से भर सकते हैं। यदि P अकेले उसी टंकी को 12 घंटे में पानी से भर सकते हैं तो Q अकेले उसी टंकी को के 1/4 भाग को कितने घंटे में पानी से भरेगा। अब यहाँ पर P और Q जो है वो 6 घंटे में भर रहा है। फिर उसके बाद उसने कहा है कि P अगर अकेला टंकी में खोला जाता है तो वो उसको 12 घंटे टंकी को भरने में लगता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारा काम क्या होता है, एलसीएम। 6 12 का एलसीएम कितना होगा, 12, 6 दूना 12 और 12 कम 12। अब कह रहा है कि उस टंकी का 1/4, तो टोटल टंकी कितने लीटर की है, 12 लीटर की। 12 का 1/4 कितना होता है, 4 तिया 12, मतलब 3 लीटर। तो इस 3 लीटर को भरने में सिर्फ अगर क्यों अकेले कार्य अगर अकेला खोल दिया जाए नल को तो कितनी देर में भर देगा। तो आप ही बताओ, दोनों अगर खोले जाते हैं तो 1 घंटे में कितने लीटर पानी जाता है, 2 लीटर। लेकिन P 1 घंटे में कितना लीटर पानी डाल रहा है, 1 लीटर। तो इसका मतलब Q भी 1 घंटे में कितना लीटर पानी डालेगा, 1 लीटर। तो 3 लीटर की टंकी को भरना है तो प्रत्येक घंटे 1 लीटर पानी अगर डालेगा तो कितने घंटे में भर देगा, तो 3 घंटे में भर देगा। इसका मतलब आंसर क्या होगा हमारा, 3 बिल्कुल सही होगा।